हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जल्दी में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा जनवरी माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियोस नहीं देखा है तो उससे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारा जनवरी का बेस्ट 300 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स वीडियो नहीं देखा है तो इसे भी आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। और स्पेशली लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अभी चेंज नहीं की है, यानी कि पॉलिसी रेट जो है वो भी अनचेंज्ड है। तो वो कितना है, वो सेम ही रहेगा जैसे कि जो प्रीवियस में जो था। तो अब बात करते हैं पॉलिसी रेपो रेट की। तो रेपो रेट कितना रहेगा? रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 4.25%। बैंक रेट है 4.25%, सीआरआर है 3% और एसएलआर है 18%। तो जो भी अभी करंट में बैंक एग्जाम्स देने जा रहे हैं, जैसे आरआरबी का क्लर्क और क्या कहते हैं आईबीपीएस का क्लर्क एग्जाम देने जा रहे हैं जो लोग, उन लोग के लिए काफी हेल्पफुल है। और इसको जरूर देख के जाइएगा कि करंट मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या है। तो ये मैंने आपको दिया है, आप लोग उसको जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच % ऑफ जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितने % की दर से वृद्धि करने का अनुमान जताया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10.5%। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी % की दर से वृद्धि करेगी? 10.5% की दर से वृद्धि करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। तो वर्तमान के लिए अंतिम द्विमासिक, यानी कि इन द लास्ट बायोमंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीट द फॉर द करंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एट 10.5% फॉर द फिस्कल ईयर 21-22. The growth outlook has improved significantly and the vaccination drive will further boost the economic rebound. तो मैंने ये कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराया है। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में इस कंटेंट को पढ़ सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही यानी कि हाफ ईयरली में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.3 से बढ़कर 26.2% हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई ने ये अनुमान लगाया है, ये आरबीआई को उम्मीद है। तो इसके बाद जो है क्वार्टर फाइनेंशियल 22 में 6% की दर से वृद्धि होगी, 6% इसमें वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक का अनुमान भी ये भी है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान की तुलना में कम है, जिसने भारत को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ये कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके इस पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो 10.5% रहने का अनुमान जताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। अब आरबीआई की बात करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new MD and CEO of SBI कार्ड। यानी कि SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन बने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन बने हैं SBI कार्ड के नए MD और CEO? वो बने हैं रामा मोहन राव अमारा। रामा मोहन राव अमारा बने हैं किसके? SBI कार्ड के नए MD और CEO। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है रामा मोहन राव अमारा इज द राइट आंसर। तो SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, SBI कार्ड ने रामा मोहन राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए यानी कि 2 साल के लिए अपना MD और CEO नियुक्त किया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI में 29 साल से ये अधिक के सफल करियर के साथ रामा मोहन राव अमारा एक अनुभवी बैंकर हैं और SBI कार्ड में कार्यभार संभालने से पहले वो SBI भोपाल सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक भी थे। कौन? रामा मोहन राव अमारा। तो याद रखिएगा SBI कार्ड के नए MD CEO का नाम क्या है? रामा मोहन राव अमारा।
तो इस हफ्ते की शुरुआत में अश्विनी कुमार तिवारी ने एसबीआई के एमडी के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पहले कौन थे? पहले थे अश्विनी कुमार तिवारी, थे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ। अब वो क्या बन गए हैं? अब वो एसबीआई कार्ड के जो एमडी सीईओ, पूर्व एमडी सीईओ थे अश्विनी कुमार तिवारी, वो एसबीआई के एमडी बन चुके हैं अश्विनी कुमार तिवारी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अश्विनी कुमार तिवारी अब बन चुके हैं एसबीआई के एमडी, जो पूर्व एमडी और सीईओ थे एसबीआई कार्ड के। और वर्तमान में एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ है रामा मोहन कुमार राव और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई कार्ड की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई कार्ड की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है एसबीआई कार्ड का? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज स्टॉप्ड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम नॉन ईएमवी एटीएम्स, यानी कि कौन से बैंक ने नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है? तो नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर किस बैंक ने रोक लगा दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नॉन ईएमवी, ईएमवी क्या होता है? ईएमवी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरो पे मास्टर कार्ड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? ईएमवी का, मास्टर कार्ड वीजा। ईएमवी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरो पे मास्टर कार्ड वीजा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से बैंक ने नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। सही आंसर इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। और ईएमवी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है यूरो पे मास्टर कार्ड वीजा, और एटीएम का तो आपको पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कस्टमर को पैसे के लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने के प्रयास में 1 फरवरी 2021 से, कब से? 1 फरवरी 2021 से नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध वित्तीय और गैर वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लागू हो जाएगा। इसे दूर करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने नकदी निकालने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली शुरू की है, यानी कि जो ओटीपी बेस्ड सिस्टम होगा, जो यही होगा फॉर विड्रॉइंग कैश। तो किसने किया है ये? पंजाब नेशनल बैंक ने। किसके लिए? नॉन ईएमवी एटीएम्स के लिए। और ईएमवी का फुल फॉर्म है यूरो पे मास्टर कार्ड वीजा। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव और इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। और इसके संस्थापक किसने इसकी स्थापना की थी? वो की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो बच्चों के लिए शुरू की गई है फेड फर्स्ट बचत खाता योजना। जैसा इसका नाम में ही है फेड फर्स्ट, तो ये शुरू की गई है फेडरल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? फेडरल बैंक के द्वारा शुरू की गई है बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना। तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। ये खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। तो फेडरल बैंक ने ये अनाउंसमेंट किया है किस चीज का? फेड फर्स्ट जो है ये सेविंग अकाउंट स्कीम बच्चों के लिए जो बिलो 18 ईयर्स एज के बच्चे हैं उन लोगों के लिए लॉन्च करने का ये जो अनाउंसमेंट किया है फेडरल बैंक ने किया है। आपको कंटेंट यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। तो जो अकाउंट है वो डिजाइन किसके तरीके से किया गया है? तो इनेबल द चिल्ड्रन टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो बच्चों को मनी मैनेजमेंट करने में सक्षम बनाने के लिए ये डिजाइन किया गया है ये अकाउंट। द अकाउंट कम्स विथ यूनिक फीचर्स एंड ऑफर्स। तो जो खाता धारक हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको फेड फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के साथ दैनिक नकदी या फिर दैनिक जो नकदी निकासी की सीमा 2500 और पीओएस ई-कॉम कितना हो जाएगा 10,000 के साथ प्रदान की जाती है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट और ईमेल अलर्ट तक मुफ्त ऑनलाइन फैसिलिटीज भी शामिल है। तो ये कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
बात करते हैं फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन, और इसका हेडक्वार्टर है एलोवा, केरला में फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है। तो याद रखिएगा, बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया है फेड फर्स्ट, किसके द्वारा? फेडरल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस, यानी कि महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनीश शाह। अनीश शाह बन गए हैं महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है अनीश शाह। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2 अप्रैल 2021 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह की नियुक्ति करने की घोषणा की है। इससे पहले अनीश शाह कंपनी के डायरेक्टर थे। कौन थे? वो पहले से ही कंपनी के डायरेक्टर हैं अनीश शाह। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ हैं। जो अनीश शाह हैं वो धनंजय मुंगले, किसकी? धनंजय मुंगले से पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले कौन थे? वो थे धनंजय मुंगले, और उनसे पद ग्रहण करेंगे अनीश शाह। धनंजय मुंगले MMFSL के बोर्ड में एक स्वतंत्र डायरेक्टर के तौर पर बने रहेंगे। तो ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज की बात करते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में स्थापना हुई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ शिवम कोऑपरेटिव बैंक, इन विच स्टेट इज दिस बैंक लोकेटेड, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इससे पहले भी वसंतदाता सहकारी बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। मैंने आपको प्रीवियस जनवरी माह के वीडियो में पढ़ाया था, आप लोग जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो ये पूछा गया है कि शिवम सहकारी बैंक जो है वो किस राज्य में स्थित है, जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये बैंक है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का बैंक है, जिसका नाम है शिवम सहकारी बैंक। इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो महाराष्ट्र का स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसलिए रद्द किया है, बैंक ने के पास ना तो पर्याप्त पूंजी एडिक्वेट कैपिटल है और ना ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार सहकारी संस्था महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वह बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करे और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करें। तो लाइसेंस रद्द करने के साथ ही DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया में सेट किया जाएगा। तो कोल्हापुर स्थित बैंक के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बैंक में पैसा जमा करने वाले 99% से अधिक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से पूर्णतः बीमाकृत हैं। कितने? 99% से अधिक जो उसके जमा करता है बैंक के। तो अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में बैंक वर्तमान जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। कौन सा बैंक? शिवम सहकारी बैंक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिन जिन बैंकों का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया है। तो आप पिछले जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है। मैंने प्रीवियस जो बैंक के लाइसेंस रद्द किए हैं आरबीआई ने, वो भी मैंने कवर अप किया था जनवरी माह के वीडियोज में, वो जाके देख सकता है। तो अभी आरबीआई ने किस बैंक का किया है? शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। और ये बैंक कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र का स्थित शिवम सहकारी बैंक है, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में भी दिया है डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। DICGCS की बात करते हैं तो DICGC के चेयरपर्सन कौन है? माइकल पात्रा इसके चेयरपर्सन है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। किसका? DICGC का, DICGC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन जानकीरमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MDs ऑफ विच बैंक, यानी कि स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का नया MD नियुक्त किया गया है? जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का MD नियुक्त किया है? SBI का। स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है किसको? अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकीरमन को। सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए एसबीआई के नए एमडी के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये है स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी। तो इससे पहले स्वामीनाथन जानकीरमन एसबीआई में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस में थे और अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई के सहायक एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। एसबीआई के अध्यक्ष और 4 डायरेक्टर्स हैं। जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। और बैंक के जो अन्य डायरेक्टर्स हैं वो कौन है? एमडीज कौन है? वो है सीएस सेट्टी और अश्विनी भाटिया। दोनों का पद अक्टूबर 2020 से खाली था, जो अब उसकी जगह पे नियुक्ति हो गई है किसकी? स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी की। तो याद रखिएगा एसबीआई में एक अध्यक्ष है और 4 एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अध्यक्ष का कौन है एसबीआई के? वो है दिनेश कुमार खारा। और जो 4 एमडीज हैं एसबीआई के उनका नाम क्या है? उनका नाम है सीएस सेट्टी, अश्विनी भाटिया, अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकीरमन। 4 एमडीज हैं एसबीआई के। सेम कंटेंट इंग्लिश में भी है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। एसबीआई की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कृषि सखा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि कृषि सखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐप का क्या नाम है? कृषि सखा। ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है कृषि सखा ऐप। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप यानी कि कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। ये किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। तो जो कृषि सखा ऐप है ये किसानों को जो डेली की जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उसकी जितनी भी जानकारी है उसको प्रदान करेगा और जो सर्वोत्तम जो कृषि की टेक्नोलॉजीज है उनको अपनाने और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी मार्गदर्शन करने का कृषि सखा ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। किसके थ्रू? जो ऐप है उसका नाम है कृषि सखा ऐप। इसको लॉन्च किया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। ये खेती के वैज्ञानिक तरीके से फसल की खेती, बुआई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में जानकारी साझा करता है। ये किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताता है। कौन सा? कृषि सखा ऐप। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मेन उद्देश्य है भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट है किसका? कृषि सखा ऐप का। आपको सेम कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगा, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ है संजीव श्रीनिवासन और उसका टैगलाइन क्या है? सुरक्षा का नया नजरिया। याद रखिएगा टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टैग का टैगलाइन है? सुरक्षा का नया नजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय, यानी कि शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। सभी हितधारकों को शामिल करने वाली समिति सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान करेगी, जो यूसीबीज को तेजी से समाधान पुनर्वास सक्षम करेगी। यूसीबीज मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो मेरे कंटेंट है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के प्रावधान 26 जून 2020 से प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक पर लागू हो गए हैं, यानी कि द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 हैव बिकम एप्लीकेबल टू प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम जून 26, 2020।
तो यूसीबी के तेजी से समाधान को सक्षम करने के साथ समिति शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जांच करेगी। तो along with the enabling faster resolution of UCBs, तो समिति के सदस्य और इसके संदर्भ में इसकी सभी शर्तों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसकी सूचना आरबीआई द्वारा अलग से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स? भारत ने EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। EIU का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर हो जाएगा 53, 53वां स्थान प्राप्त किया है हमारे देश भारत ने EIU इंडेक्स में। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 167 देशों में से भारत 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। 2 स्थान फिसलकर भारत 53वें स्थान पर आ गया है। कितने देशों में से? 167 देशों में से। इस सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 0-10 की पैमाने पर 6.61 है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग है जो दुनिया भर में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वो टॉप पर है। कौन सी कंट्री टॉप पर है इसमें? इसमें नॉर्वे जो है वो टॉप पर है। नॉर्वे इसमें टॉप पर है। और हमारे जैसे इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है? हमारे जैसे इंडिया की इसमें रैंक है 53। आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सूची में शीर्ष 5 देशों में से है। जो टॉप 5 कंट्रीज है वो कौन सी है? आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा। 167 देशों में से लोकतंत्र सूचकांक ने 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र 52 और त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र 35 को संकर शासन और 57 को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें टॉप पे है नॉर्वे और जो टॉप 5 में है वो कौन सी है? आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा। और इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है? इंडिया की इसमें रैंक है 53। किसमें? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU में। ये कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप लोग उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बात करते हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इकोनॉमिस्ट ग्रुप इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हुई थी फाउंडेड इन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन बजट 21-22 हैज बीन प्रेजेंटेड बाय हुम? यानी कि केंद्रीय बजट 2021-22 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है केंद्रीय बजट, यूनियन बजट। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश कर रही है। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों पर रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है? ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ विल बी इन्वेस्टेड टू मेक गोवा ए फिशरी हब ऑफ इंडिया? यानी कि गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गोवा को भारत में मत्स्य हब बनाने के लिए यानी कि फिशरी हब बनाने के लिए गोवा में कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? तो गोवा में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 400 करोड़ रुपीस का। 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गोवा में, गोवा को फिशरी हब बनाने के लिए। राइट आंसर इज 400 करोड़। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मैं अपने वीडियो इस फरवरी माह के सेकंड पार्ट में मिलूंगी, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।